हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है दांडी मार्च, बी है चिपको आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है चंपारण आंदोलन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के कर्ता धर्ता माने जाने वाले 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई शुक्रवार को निधन हो गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। जनसंघर्षों के हितैषी बहुगुणा ने 1981 में पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग को लेकर पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण, टिहरी बांध के विरोध में 1986 में आंदोलन शुरू कर 74 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे, जो चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया और ये 94 साल के थे। अब दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों, जो चिपको आंदोलन है ये था क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत सरकार ने तिब्बत सीमा पर अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी की और उस दौरान कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर के इलाकों में सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया। और उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश था अब जो है वो उत्तराखंड में है, तो आपको ध्यान रखना है। इस वजह से ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश था जो कि अब उत्तराखंड में है, तो उस इलाके में आने वाले चमोली जिले में भी सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और सड़क बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पर जो है ज़्यादा पहाड़ थे, जंगल वाले इलाका थे, ठीक है। तो वहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू की गई। फिर 1972 आते आते ये कटाई काफ़ी तेज हो गई। पेड़ों को काटने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग विरोध में सामने आ गए। इलाके की महिलाएं भी जंगल कटाई के खिलाफ उतर आईं। जगह जगह पर महिला मंगल दल बनाए गए। रेडी गांव में महिला मंगल दल बना, गौरा देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेडी गांव थे उसमें एक महिला मंगल दल बनाए गए और उसमें जो गौरा देवी थी उन्हें इस दल का प्रमुख यानी अध्यक्ष बनाया गया। महिला मंगल दल की महिलाएं घर घर घूमकर लोगों को पेड़ों का महत्व समझाती और पर्यावरण के लिए जागरूक करती थी। फिर 1973 की शुरुआत में तय हुआ कि रेडी गांव के 2500 पेड़ काटे जाएंगे। इसके विरोध में पूरा गांव खड़ा हो गया और 23 मार्च 1973 को पेड़ों की कटाई के लिए विरोध में रैली निकाली गई। लेकिन इस सब का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और पेड़ काटने का ठेका जो है वो दे दिया गया। ठेकेदार पेड़ काटने पहुंच गए। तभी जो गौरा देवी थी वो उनके नेतृत्व में जो रेणी गांव की महिलाएं थीं वो पेड़ों से चिपक गईं। उनका कहना ये था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। तो ये नारा वहां पर दिया गया, पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। और जो महिलाएं थीं वो पेड़ से लिपट गईं। फिर हुआ क्या, इसके बाद जो सरकार है उसे अपना फरमान वापस लेना पड़ा। इसके बाद पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाने का ये अभियान आसपास के इलाकों में भी फैल गया।
इसे चिपको आंदोलन कहा गया। और सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट जैसे जो पर्यावरणविद हैं वो भी पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने के इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। तो ये था चिपको आंदोलन। और फिर दोस्तों बाद में इस आंदोलन का असर इतना हुआ कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हें वन संरक्षण कानून लाना पड़ा और इसके जरिए इस इलाके में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। कितने साल के लिए, ध्यान रखना है, 15 साल के लिए उस इलाके में पेड़ों की कटाई पर बैन लगा दिया गया था। और अलग से केंद्र सरकार ने एक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी बना दिया था। तो इस वजह से जो चिपको आंदोलन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, पूरी देश नहीं बल्कि अन्य देशों में, पूरी दुनिया में ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका निधन हो गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है औरैया, सी है जालौन और डी है इटावा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जालौन। खाड़ी देश ओमान के शहर मस्कट में अपनी व्यावसायिक क्षमता से यूपी के जालौन जिले में कोंच के निवासी 50 वर्षीय राजकुमार इकबाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड केंद्र सरकार की ओर से बीती 15 मई को दिया गया था। उन्होंने न सिर्फ कोंच ही बल्कि पूरे बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। राजकुमार इस वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी एगरको में बिजनेस प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। वे यूरोप, मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका में बिजनेस गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर संघ के सदस्य भी हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनाइटेड किंगडम के सदस्य हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच के निवासी 50 वर्षीय राजकुमार इकबाल अहमद को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राजकुमार इकबाल अहमद। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई? ऑप्शन नंबर ए है 110, बी है 145, सी है 186 और डी है 190। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 186। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 हाथियों की मौत हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में 27 हाथियों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 1 हाथी की मौत हुई है। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, और उसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2009-10 से 2020-21 के मध्य पूरे भारत में जो ट्रेनों की चपेट में आने से हाथियों की कितनी मौत हुई। तो कुल 186 हाथियों की मौत हुई है और जो सर्वाधिक मौतें हैं वो असम में हुई हैं, कितनी, 62, ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर 57 हाथियों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर है उड़ीसा जहाँ पर 27 हुई है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 1 हाथी की मौत हुई है ट्रेन की चपेट में आकर के। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है झारखंड और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान झारखंड राज्य को मिला।
भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। वहीं झारखंड की राजधानी रांची को इस मिशन योजना के तहत 12वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11वें स्थान पर और बिहार 27वें स्थान पर रहा, जबकि पटना 68वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की क्रियान्वयन में जो है पहला स्थान किस राज्य को मिला है। तो झारखंड को पहला स्थान मिला है और दूसरे नंबर पर रहा है राजस्थान। और दोस्तों ये जो रैंकिंग है वो भारत के सभी राज्यों यानी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है युवा मामलों के मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत युवा मामले के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और उसके सहयोगी संगठन युवाह ने की है। यह अभियान देश भर में चल रहे कोविड-19 संकट को दूर करने और अपने परिवारों और पड़ोस को सुरक्षित रखने के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में यंग वॉरियर नामक जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो युवा मामले के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ और उसके संगठन युवाह ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक का रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1। कर्नाटक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहले स्थान पर है। इसका स्कोर 95 में से 90 है। राज्य ने अब तक 2168 पीएचसी को अपग्रेड किया, जो निर्धारित लक्ष्य से 103% अधिक है। इसके साथ ही 294 शहरी पीएचसी को अपग्रेड करने के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य पहले ही 364 पीएचसी को अपग्रेड कर चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के मामले में पहले स्थान पर कौन है। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है दीपक कोल, बी है नरेश वाजपेयी, सी है सुरेश मुकुंद और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश मुकुंद। भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं। मुकुंद को टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था, जो कि भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सुरेश मुकुंद को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान जीतने वाले यह एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी की। ऑप्शन नंबर ए है अलायंस यूनिवर्सिटी, बी है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, सी है अशोक यूनिवर्सिटी और डी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट मार्च 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि को कवर करती है, जो रोजगार, आय,
असमानता और गरीबी पर कोविड-19 के एक वर्ष के प्रभाव पर आधारित है। इसने 2020 में लॉकडाउन के कारण राज्य में लोगों की आवाजाही में कमी और परिवार की आय में गिरावट के बीच संबंध पाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है दूरदर्शन, बी है नीति आयोग, सी है रेड एफएम और डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रेड एफएम। 93.5 रेड एफएम ने हौसला हाई रख अभियान की घोषणा की है। इसका मकसद कोविड-19 के इस भयावह दौर में सकारात्मक कंटेंट के जरिए लोगों में आशा जगाना है। इस अभियान के मुख्य चेहरा जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना एवं बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर शेखर रवजियानी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हौसला हाई रख जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये रेड एफएम के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका मकसद क्या है, तो कोविड-19 के इस दौर में सकारात्मक कंटेंट के जरिए लोगों में आशा जगाना इस हौसला हाई रख अभियान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2021 की थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टी विथ बेनिफिट, बी है टी एंड फेयर ट्रेड, सी है वुमेन इन टी और डी है नेक्स्ट जनरेशन टी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टी एंड फेयर ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 2021 को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2020 में मनाया गया था। वर्ष 2021 की थीम टी एंड फेयर ट्रेड है। चाय पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय है। इसका ज़्यादातर उत्पादन भारत, चीन, नेपाल, केन्या और श्रीलंका जैसे देशों सहित एशिया महाद्वीप में होता है। चाय की शुरुआत सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया। तो वर्ष 2020 में ये पहली बार मनाया गया। और कब मनाया जाता है, तो हर साल 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है टी एंड फेयर ट्रेड 2021 की अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है। तो दोस्तों ये थे 23 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था सिमुर्ग। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ऑप्शन नंबर ए है ऋतुराज अवस्थी, बी है प्रतिंदर दिवाकर, सी है संजय यादव और डी है मुनीश्वर नाथ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।